नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका देसी विमर्श पर। यहाँ हम दुनिया के जो जटिल मुद्दे हैं और जो आजकल घटनाएं हो रही हैं उन्हें आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की एक बड़ी कह सकते हैं रणनीतिक पहल की, मिशन 40। हुआ यह है कि हाल ही में अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर, खासकर जो कपड़ा क्षेत्र है उस पर 50% का टैरिफ लगा दिया। जाहिर है इसका सीधा असर भारत के व्यापार पर पड़ा, लेकिन अब भारत ने भी लगता है जवाब दिया है, 40 नए देशों पर फोकस करके। इन देशों में ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े बाजार शामिल हैं। लक्ष्य साफ है, मुक्त व्यापार समझौतों यानी FTAs का इस्तेमाल करना, अच्छी क्वालिटी और टिकाऊ सस्टेनेबल उत्पादों को बढ़ावा देना और सबसे जरूरी, भारतीय निर्यात को अमेरिकी निर्भरता से थोड़ा बाहर निकालना। तो इस चर्चा में हम विस्तार से समझेंगे ये मिशन 40 आखिर शुरू क्यों हुआ, कौन से देश हैं जिन पर भारत ध्यान देगा, और हाँ, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को क्या फायदा हो सकता है। अगर आप भी ऐसे विषयों को गहराई से और सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वो बेल आइकॉन भी दबा दें। एक बात और, ये जो चर्चा है ये विश्वसनीय सरकारी रिपोर्टों, न्यूज़ पोर्टल्स और जो सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध है उस पर आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना है, किसी नीति, देश या संगठन के पक्ष या विरोध में कोई प्रचार करना नहीं है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने शायद इस मिशन को जन्म दिया। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय सामानों पर और खास तौर पर टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। ये काफी बड़ा कदम है, बिल्कुल। और इस 50% को थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए, पहले से ही भारतीय टेक्सटाइल पर अमेरिका में करीब 11% का टैरिफ लगता था। अच्छा, 11% पहले से था? हाँ, पहले से था। अब ये 50% और जुड़ गया है, तो इसका मतलब है कि कुल टैरिफ बढ़कर लगभग 61% हो गया है। 61%, बाप रे। जी, ये किसी भी उद्योग के लिए बहुत बहुत बड़ा झटका है, खासकर उस सेक्टर के लिए जो पहले से दुनिया भर में काफी कंपटीशन झेल रहा हो। 61% तो एक तरह से सामान को बाजार से बाहर ही कर देने जैसा है। जाहिर है इसके पीछे कोई सोच होगी। अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है, क्या लगता है? देखिए, जो विश्लेषक हैं उनका मानना है कि इसका मुख्य मकसद शायद भारत पर एक तरह का आर्थिक दबाव बनाना था। शायद ये उम्मीद थी कि भाई इतना बड़ा टैरिफ लगा देंगे तो भारत व्यापार या शायद दूसरे रणनीतिक मुद्दों पर अमेरिकी शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। और टेक्सटाइल सेक्टर को ही क्यों चुना? शायद इसलिए क्योंकि ये भारत के लिए ना सिर्फ निर्यात से कमाई का जरिया है, बल्कि रोजगार का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। बहुत लोग जुड़े हैं इससे। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत ने इस दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी कई बार कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखेगा और बाहरी दबाव में फैसले नहीं लेगा। हाँ, बिल्कुल। और भारत की जो प्रतिक्रिया आई वो भी काफी तेजी से आई। जैसे ही 27 अगस्त को अमेरिका ने ये टैरिफ आधिकारिक तौर पर लागू किया ना, भारत सरकार ने अपनी जवाबी रणनीति सामने रख दी। अच्छा। हाँ, जिसे मिशन 40 कहा जा रहा है। इससे ऐसा लगता है कि भारत इस स्थिति के लिए पहले से कुछ हद तक तैयार था। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, बल्कि एक सोची समझी योजना पर आगे बढ़ने जैसा लग रहा है। अच्छा, तो ये मिशन 40 नाम तो बड़ा दिलचस्प है। ये आखिर है क्या? क्या ये कोई 40 दिन का मिशन है या कुछ और मतलब है इसका? नहीं, दिनों की बात नहीं है। मिशन 40 एक रणनीतिक पहल है। इसके तहत भारत अब क्या करेगा कि अमेरिकी बाजार पर जो अपनी निर्भरता है ना निर्यात की, उसे कम करने की कोशिश करेगा। और इसके लिए दुनिया के 40 चुने हुए देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध, खासतौर पर निर्यात को मजबूत करने पर फोकस करेगा। और हाँ, जैसा आपने कहा, फिलहाल शुरुआती जोर टेक्सटाइल सेक्टर पर ही है, क्योंकि फौरी झटका इसी सेक्टर को लगा है। पर सिर्फ टेक्सटाइल पर ही क्यों अभी फोकस है? क्या दूसरे सेक्टर पर असर नहीं हुआ? देखिए, टेक्सटाइल पर असर सबसे सीधा और गंभीर है। जैसा हमने अभी टैरिफ के आंकड़ों से देखा, 61%। हाँ, वो तो है। और साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि भारत में खेती के बाद अगर कोई सेक्टर सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है तो वो टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर ही है। इसमें महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में काम करती हैं। अच्छा। तो इस लिहाज से इस सेक्टर को बचाना और इसके लिए नए अवसर खोजना, ये आर्थिक नजरिए से भी और सामाजिक नजरिए से भी दोनों तरह से बहुत जरूरी है। सरकार शायद इसीलिए इसे पहली प्राथमिकता दे रही है। समझ गई। तो मूल रूप से हम अमेरिकी बाजार के एक तरह से विकल्प के तौर पर 40 नए या मौजूदा बाजारों को विकसित कर रहे हैं, खासकर कपड़ों के लिए। विकल्प कहना शायद पूरी तरह सही ना हो। देखिए, भारत पहले भी लगभग 220 देशों को निर्यात करता रहा है। हाँ।
मिशन 40 का मतलब ये नहीं है कि बाकी 180 देशों से व्यापार बंद हो जाएगा, अच्छा। बल्कि इन 220 में से 40 ऐसे देशों को चुना गया है जिनमें लगता है कि भारतीय टेक्सटाइल उत्पादों के लिए विकास की सबसे ज्यादा संभावना है। अब इन 40 देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए खास कोशिशें की जाएंगी, एक फोकस्ड रणनीति के तहत। ये दिलचस्प है। तो कौन से हैं ये 40 देश? क्या इनमें कुछ बड़े नाम शामिल हैं या फिर ये छोटे उभरते हुए बाजार हैं? नहीं, इस लिस्ट में दोनों तरह के देश हैं। विकसित भी हैं, विकासशील भी हैं और महत्वपूर्ण बाजार हैं। कुछ बड़े नाम अगर बताऊं तो यूके है, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, तुर्की, बेल्जियम, रूस, मेक्सिको, कनाडा, पोलैंड, ये कुछ नाम हैं। तो इन देशों को चुनते वक्त कई चीजें देखी गई होंगी, जैसे उनकी आयात करने की क्षमता कितनी है, भारत के साथ उनके मौजूदा व्यापारिक रिश्ते कैसे हैं और आगे चलकर क्या संभावनाएं हैं। ये तो काफी प्रभावशाली लिस्ट लग रही है। इन देशों में भारत के लिए असल में कितनी गुंजाइश है? मतलब क्या ये सब मिलकर अमेरिकी बाजार की कमी पूरी कर सकते हैं? देखिए, कमी पूरी करने की बात कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन संभावना, पोटेंशियल जिसे करते हैं, वो बहुत ज्यादा है। आंकड़े ये बताते हैं कि ये जो 40 देश है ना, ये सब मिलकर हर साल लगभग $600 बिलियन। $600 बिलियन? हाँ, $600 बिलियन मूल्य के टेक्सटाइल और कपड़ों का आयात करते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। वाकई, ये तो बहुत बड़ा बाजार है। और इसमें अभी भारत का हिस्सा कितना है? अभी फिलहाल इस विशाल बाजार में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है, सिर्फ 5 से 6% के आसपास। सिर्फ 5-6%? जी। ज्यादातर बाजार पर चीन, वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देशों का कब्जा है। तो इसका मतलब साफ है, अगर भारत अपनी रणनीति सही ढंग से लागू कर पाता है तो इन 40 देशों में अपने निर्यात को कई गुना बढ़ाने की जबरदस्त क्षमता है। और ये अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करने में यकीनन एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। हाँ, 5-6% से बढ़कर अगर भारत मान लीजिए 10-12% तक भी पहुंच जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा उछाल होगा। लेकिन यहां एक सवाल और उठता है, इन बाजारों में तो पहले से ही चीन और बांग्लादेश जैसे बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। वो कीमत में, मात्रा में काफी प्रतिस्पर्धी हैं। भारत उनसे मुकाबला कैसे करेगा? सिर्फ देशों को चुन लेना तो काफी नहीं होगा ना। खोजने की बात नहीं है, बल्कि उन बाजारों में जाकर सफलतापूर्वक मुकाबला करने की भी बात है। अच्छा। इसके मुख्य रूप से हम कह सकते हैं 2-3 स्तंभ हैं। पहला है बाजार तक पहुंच और उसे बेहतर बनाना। इसे अंग्रेजी में मार्केट एक्सेस और एनहांसमेंट कह सकते हैं। ठीक है। इसके तहत भारत क्या करेगा? इन 40 देशों के साथ या तो नए मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या FTAs साइन करने पर जोर देगा, या फिर जो मौजूदा समझौते हैं उनका बेहतर इस्तेमाल करेगा, जैसे अभी यूके और FTA के साथ हुए हैं। बिल्कुल। यूके और EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ जो हाल में समझौते हुए हैं वो इसी दिशा में कदम है। EFTA में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे जैसे देश हैं जो EU का हिस्सा नहीं हैं, पर मुक्त व्यापार पर फोकस करते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, EU, इजराइल जैसे देशों के साथ भी बातचीत या तो चल रही है या शुरू होने की उम्मीद है। FTA से क्या होगा कि भारतीय उत्पादों को इन देशों में कम या जीरो टैरिफ पर एंट्री मिलेगी। हाँ, तो वो सीधे तौर पर कीमत में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे। सही कहा। और इसी पहले स्तंभ का दूसरा हिस्सा है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स यानी EPCs। अच्छा, ये EPCs क्या करेंगी? ये काउंसिल एक तरह से मार्केट मैपिंग करेंगे, मतलब पता लगाएंगे कि भाई किस देश में किस तरह के कपड़े या टेक्सटाइल की मांग है, कौन से बड़े खरीदार हैं, क्या नए ट्रेंड चल रहे हैं, और फिर वो भारत के जो उत्पादन के बड़े केंद्र हैं जैसे सूरत है, तिरुपुर है, पानीपत है, उनको सीधे उन अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से जोड़ने का काम करेंगे। एक तरह से मांग और आपूर्ति का सटीक मिलान बनाने की कोशिश है ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। हाँ। अब दूसरा बड़ा स्तंभ है गुणवत्ता, स्थिरता और ब्रांडिंग, यानी क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी और ब्रांडिंग। भारत अब सिर्फ मतलब सस्ते माल के सप्लायर के तौर पर नहीं जाना चाहता। जोर अब अच्छी क्वालिटी पर, टिकाऊ यानी सस्टेनेबल उत्पादन पर होगा। सस्टेनेबल मतलब पर्यावरण के लिहाज से? हाँ, पर्यावरण और सामाजिक दोनों लिहाज से जिम्मेदार उत्पादन। और साथ ही नए डिजाइनों पर भी जोर रहेगा। कोशिश ये होगी कि मेड इन इंडिया टैग जो है वो भरोसे और क्वालिटी का प्रतीक बने। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि खासकर पश्चिमी देशों में जो उपभोक्ता हैं वो आजकल सस्टेनेबिलिटी को लेके काफी जागरूक हो गए हैं। निश्चित रूप से। और इसीलिए रणनीति का एक हिस्सा ये भी है कि ये जो EPCs हैं ये भारतीय निर्यातकों को मदद करेंगी
किस चीज में? जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको पूरा करने में, और जो जरूरी सर्टिफिकेशंस होते हैं ना, जैसे ऑर्गेनिक कॉटन का या फेयर ट्रेड का, हाँ। वो सब हासिल करने में भी मदद करेंगी। साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले होते हैं, प्रदर्शनियां होती हैं, वहां ब्रांड इंडिया के तहत भारतीय टेक्सटाइल का जोर शोर से प्रचार किया जाएगा और उसमें क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी पर खास फोकस रहेगा। तो मतलब ये सिर्फ टैरिफ का जवाब ही नहीं है, बल्कि भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को दुनिया में एक नई पहचान देने की भी कोशिश है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ टेक्सटाइल तक ही सीमित रहेगा? आपने शुरू में कहा था कि ये शुरुआती फोकस है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसे एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह देख सकते हैं, या जैसा कि कुछ सरकारी सूत्रों ने भी इशारा किया है, ये एक ट्रेलर जैसा है। सरकार की जो योजना है वो इससे कहीं ज्यादा बढ़ी है। अच्छा। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जल्द ही एक बहुत व्यापक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया जा सकता है, और ये शायद 2030-31 तक चलेगा। ओहो, लंबी योजना है। और उस बड़े मिशन का दायरा क्या होगा? वो भी टेक्सटाइल पर ही होगा? नहीं, उस मिशन का लक्ष्य सिर्फ टेक्सटाइल नहीं होगा, बल्कि जो दूसरे महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मा है, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, उन सब में भी निर्यात को बढ़ावा देना होगा। मुख्य उद्देश्य वही रहेगा, कुल मिलाकर निर्यात बढ़ाना और कुछ खास बाजारों, खासकर अमेरिका पर जो हमारी बहुत ज्यादा निर्भरता है, उसे कम करना। और अनुमान यह है कि इस बड़े मिशन के लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए का बजट हो सकता है। 25,000 करोड़? जी, तो मिशन 40 कह सकते हैं उस बड़ी महत्वाकांक्षी योजना का पहला चरण है। 25,000 करोड़, ये तो वाकई एक बहुत बड़ा दाव है। अच्छा, इस पूरी कवायद में क्या रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की भी कोई भूमिका है? क्योंकि व्यापार संतुलन और मुद्रा का भी तो आपस में गहरा रिश्ता होता है। हाँ, आरबीआई की भूमिका देखिए सीधे तौर पर शायद ना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से काफी महत्वपूर्ण है। आपने शायद ध्यान दिया हो कि पिछले कुछ समय में डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा कमजोर हुआ है। हाँ, हुआ तो है। हालांकि आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन उसने रुपए को बहुत आक्रामक तरीके से संभालने की कोशिश नहीं की, ऐसा लगता है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या आरबीआई जानबूझकर ऐसा कर रहा है? एक संभावित व्याख्या, मतलब एक पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि आरबीआई शायद जानबूझकर रुपए को थोड़ा नरम रहने दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब रुपया थोड़ा कमजोर होता है तो हमारे जो उत्पाद हैं, भारतीय उत्पाद, वो विदेशी खरीदारों के लिए सस्ते हो जाते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब वो उतने ही डॉलर में ज्यादा भारतीय सामान खरीद सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा निर्यात, खासकर टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में जहां कीमत बहुत मायने रखती है, वो वैश्विक बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन जाता है। ये तो है। और आरबीआई ने भी हाल ही में कहा है कि अमेरिकी टैरिफ का असर सीमित रहेगा, क्योंकि सरकार और केंद्रीय बैंक ने मिलकर मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और निर्यात नीति, इन तीनों स्तरों पर समन्वय बनाकर तैयारी की है। मिशन 40 उसी तैयारी का, उसी समन्वित प्रतिक्रिया का एक हिस्सा लगता है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो ये मिशन 40 सिर्फ कुछ कंटेनर कपड़े दूसरे देशों में भेजने की योजना भर नहीं है। ये असल में अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ एक सोचा समझा रणनीतिक कदम है, और ये भारत की बढ़ती हुई आर्थिक मुखरता, जिसे अंग्रेजी में असर्टिवनेस कहते हैं, उसको भी दिखाता है। आप इसे बिल्कुल इस तरह से देख सकते हैं। ये भारत की तरफ से एक संकेत है कि भाई अब वो वैश्विक व्यापार में सिर्फ नियमों का पालन करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अपने हितों की रक्षा करने और अपने लिए नए रास्ते बनाने में भी सक्षम है। ये दिखाता है कि भारत दबाव की रणनीति के आगे शायद अब झुकने के बजाय विकल्पों की तलाश करेगा। इससे न सिर्फ हमारे निर्यातकों को नए अवसर मिलेंगे, अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, बल्कि ये अमेरिका और दुनिया को भी एक संदेश देता है। संदेश ये कि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, और उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हाँ, ये निश्चित रूप से भारत की विदेश नीति और व्यापार नीति में एक दिलचस्प मोड़ है। अब देखना ये होगा कि अगले कुछ सालों में ये मिशन जमीन पर कितना सफल हो पाता है। क्या भारत वाकई इन 40 बाजारों में अपनी पैठ बना पाता है? क्या क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी का जो वादा है वो निभाया जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये अमेरिका पर निर्भरता को सही मायनों में कम कर पाता है? ये सभी बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, और इनका जवाब तो खैर समय ही देगा। सफलता कई चीजों पर निर्भर करेगी। दुनिया की आर्थिक स्थिति कैसी रहती है, एफटीएस पर बातचीत कितनी आगे बढ़ती है, और हमारा भारतीय उद्योग कितनी तेजी से खुद को ढाल पाता है। लेकिन हाँ, इरादा तो साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल। ये निश्चित रूप से एक ऐसा घटनाक्रम है जिस पर नजर बनाए रखनी होगी। अच्छा, अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे एक देश के टैरिफ ने
भारत को अपनी पूरी निर्यात रणनीति पर दोबारा सोचने और 40 नए देशों पर फोकस करने के लिए प्रेरित किया। ये सोचने वाली बात है कि क्या भविष्य में देशों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं मतलब सप्लाई चेन्स को और ज्यादा विविध यानी डाइवर्सिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो किसी एक बाजार या एक सप्लायर पर बहुत ज्यादा निर्भर होने के जोखिम से बच सके। क्या ये घटना ग्लोबलाइजेशन के बदलते स्वरूप का संकेत है? इस पर जरूर सोचिएगा। दोस्तों, इस चर्चा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह बातचीत उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देसी विमर्श पर हम इसी तरह के विषयों पर चर्चा करते हैं, जहां जटिल नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को सरल भाषा में समझाया जाता है। आप हमारे दूसरे विश्लेषण भी देख सकते हैं, जहां हम भारत की विदेश नीति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और रणनीतिक मुद्दों पर साफ और संतुलित जानकारी प्रस्तुत करते हैं। और याद रखिए, जब जानकारी साफ हो तो विमर्श सार्थक बनता है। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सोचते रहिए, समझते रहिए और जुड़े रहिए देसी विमर्श के साथ। जय हिंद।